हैं, हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो ओके। देखो, बात ऐसी है कि आप लोगों ने यदि ये जो चैप्टर चल रहा है इसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर एंड एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, ठीक है, ये आप मिलाओगे तो लगभग मेरे ख्याल से आपके 100 से ऊपर प्रश्न हो जाएंगे ये। ठीक है, 70 या 80 के आसपास तो एग्जाम्पलर ही है ना। और जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसमें एक एक एक्सरसाइज में कितने कितने क्वेश्चन है, किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में ज्यादा है। ठीक है, तो ये काफी सारे हैं। यदि आप इतने ये सब कर लेते हो, है ना, तो आपका जो एमीन्स का जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और जो छोटे छोटे डाउट आते हैं ना वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे डाउट आते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसिंग होता है उसकी वजह से, है ना। तो ये आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम जैसे हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं वैसे ही आप लगाना शुरू कर देते हो, ये मुझे पता है। ठीक है, इसलिए आपने ज्यादातर जो है वो सोल्व कर लिया होगा। यस, ठीक है। एक्चुअल में करना आपको यही होता है कि जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ आपको जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के, तो कम से कम वो तो लगा ही लेने चाहिए। आरपीएससी पीवाईक्यू बुक आपके हाथों में है तो आप उसको भी लगा ही सकते हो। जो क्वेश्चन में डाउट है वो देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये मान के चलो आप कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे यदि आप आरपीएससी पीवाईक्यू करोगे तो 80% तो आप उसमें से आराम से ही कर लोगे, 90% ही कर लोगे। डाउट तो कोई 2 4 5 इस तरह के क्वेश्चन में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको इंतजार मत किया करो की कब आएगी, की आती रहेगी, आप आंसर लगा दिया करो फाइनल। ठीक है, अपनी वाली आपकी जो कॉपी है उसमें आंसर लगा दिया करो। फिर की आती है, फिर उसमें डिस्प्यूट होता है, फिर आप उसको डाउट रेज कर दिया करो कि भाई मेरा तो उत्तर 3 आया था, आपका 4 आ रहा है, तो यही डाउट है, बात खत्म। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सी बात है ना। ये आपको करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। ओके, यस। तो अब फाइनली हम लोग शुरू कर देते हैं ये क्या बोलते हैं, हमारी डाउट क्लास है। कौन से चैप्टर की? आपके जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसकी। ठीक है, डाउट क्लास ये हमारी दोस्तों सेकंड है। आरपीएससी के पीवाईक्यू हैं वो हम लोग फर्स्ट क्लास में से सोल्व कर चुके हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के कुछ जो प्रॉब्लम्स है, डू यू वांट टू एडिट दिस पीडीएफ, नहीं भाई। ठीक है, तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग लेके चलेंगे, देखिए देखते हैं कितने, है ना, कितने हम लोग ये कर पाते हैं। बाकी एग्जाम्पलर जो है वो काफी सारे शानदार क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। यस, अब आप ले लो फटाफट से। ठीक है, डाउट्स तो मेरे पास हैं। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है बेसिकली, ठीक है, वो जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम सारे ले लेते हैं फटाफट से। एक से मैं शुरू करूंगा, आप देखते चले जाइए, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट है हम बात करेंगे और सीधा उसका आंसर टिक करेंगे और आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे सामने है इसलिए ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, मेरे को ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, इशारा करूंगा आंसर आएगा, आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप देखते जाइए। और ये एक तरह से यदि आपने ये अमीन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको सच में आप रिलेट कर पाएंगे, मैं जो बोलूंगा उसको अपने जो आप जानते हैं इंफॉर्मेशन उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव है, ये अच्छी बात है। ठीक है, और कई नई चीजें से निकल करके सामने आती है, ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यस, ओके, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन हमने ले लिया, एमसीक्यू है हमारे, सिंगल ऑप्शन वाले, यानी कि इनमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला है, इनमें टर्सरी एमीन कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एमीन? टर्सरी एमीन में आप जानते हो टर्सरी एमीन कौन सा होता है, जिसमें नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, वो आपका टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन ये नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या बोलते हैं, ये हुआ और ये आपने एक कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप लगाए, ये अब टर्सरी कार्बन हो गया, और इससे आपने NH2 जोड़ दिया, ये आपका टर्सरी कार्बन नहीं है दोस्तों, ये प्राइमरी कार्बन है, याद रखना, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो आपके एमीन्स हैं, ठीक है, उनको आप पहचानना सीख लेना। नाइट्रोजन पे आपके एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी है, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो आपका सेकेंडरी है, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो आपका क्या है, वो टर्सरी है। ठीक है, तो टर्सरी वाले ये होते हैं, ये आपके प्राइमरी होते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। कंफ्यूज करने की कोशिश करी है इन्होंने, जैसे ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिलएमीन, है ना, 1 मिथाइल
और साइक्लोहेक्सिलएमीन, इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो इन्होंने साइक्लोहेक्सिलएमीन बनाया, ये देख लो, ये आपका साइक्लोहेक्सिलएमीन हो गया, ठीक है। और 1 मिथाइल, ये कार्बन 1 है ना, तो इसी पे इन्होंने मिथाइल लगा दिया। तो अब देखने में आपको लगेगा कि ये कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ एमीन है, तो ये कहीं टर्सरी एमीन तो नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। टर्सरी एमीन मैंने आपको बता दिया है, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपका ट्राई इथाइल एमीन, ये देखो ट्राई इथाइल एमीन, यानी कि नाइट्रोजन से 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो आपका टर्सरी एमीन होगा। बाकी आप चेक कर लेना, ऐसा किसी में नहीं मिलेगा आपको। IUPAC नाम पूछा है इसका, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन करने की कोशिश तो करी है, लेकिन हम होंगे नहीं, कैसे मैं बताता हूं आपको। फंडामेंटल रूल है, कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। कार्बन चेन इधर तो एक ही है कार्बन, इधर 3 कार्बन है, तो आप इधर जाएंगे 1 पे, 2 पे और 3 पे, ठीक है। तो अब आप इसका नाम लिखेंगे, नाम में सबसे पहले आपका जो नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है ना, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एन मिथाइल। उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 आपके वो हैं कार्बन है, तो ये हो गया आपका प्रोप। 2 पे आपका एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो आप लगाएंगे प्रोप 2 इन, ठीक है। और ई को हम डिलीट करेंगे क्योंकि आगे वोवल से शुरू हो रहा है, ए से, इस और उसकी पोजीशन है आपकी 1 कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है, यानी कि एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 और फिर बाद में आपका एमीन, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें आपका जो डी वाला है वो आपका सही होगा। अमंग्स द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अब ये देखो, ये आप कंफ्यूज मत हुआ करो, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये बोला है कौन सा है बोल करके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको पता ही है, जब आपका ये देखो, ये तो आपका एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन का मतलब बेंजीन रिंग से सीधा जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से सीधा जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस मतलब बेंजीन रिंग से जो NH2 ग्रुप है वो सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो आपका कम बेसिक है। अब इनको बाकी को टटोल लो, बाकी को आप टटोल लो। ये देखना जरा, बी वाला ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है इन्होंने कहा है NH2 ग्रुप तो है ही है, उसके साथ में CH2 भी है, और यहां पे इन्होंने CN जोड़ा है। CN अब आपको पता है माइनस आई इफेक्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट वाले बेसिसिटी को कम करते हैं दोस्तों, बढ़ाते नहीं है। इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना इधर, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी कि ये भी कम होगा। अब ये आपके क्या है, एल्काइल एमीन है, ठीक है, RnH2। इसमें आपको पता ही है कि आपका चाहे इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो, सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी एमीन वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस होता है, ठीक है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है बजाय की प्राइमरी के। तो मिथाइल का ऑर्डर आपको पता ही है, छोटा एल्काइल ग्रुप में 213, ठीक है, ये लो, ये 213 ऑर्डर होता है, यानी कि ये सेकेंडरी वाला जो C है ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस है। अब इन्होंने इसमें वीक पूछा है, तो वीक तो हम तुरंत बता देंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, इसमें एनिलीन में लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में आ जाता है, कंजुगेशन में आने की वजह से ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है किसी को डोनेट करने के लिए, इसलिए ये एक वीक बेस है, बात खत्म। तो एराइल अमीन जो भी होते हैं वो आपके RnH2 से हमेशा ही वीक बेस होते हैं दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई। पांचवे पे आ जाओ, पांचवा क्या कहता है, पांचवा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पांचवे में इन्होंने देखो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, ठीक है। इन्होंने कहा है ये आपका एक बेंजाइल एमीन है, एनिलीन नहीं है, बेंजाइल एमीन है। आपको दिख रहा है क्या सही से, या इसको थोड़ा सा जूम करने की जरूरत है या नहीं? थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या इसको, जरा देखते हैं, जूम करने से बाहर जाएगा क्या ये? हाँ, बाहर सच में ही चला गया, कोई बात नहीं, इसको इधर उधर कर लेंगे। ओके, अब थोड़ा सा जूम हुआ है ये, ठीक है। मेरे सिर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। बेंजाइल अमीन ये लिया है, एल्काइल हैलाइड से इन्होंने रिएक्शन कराई है, यानी कि ये जो NH2 ग्रुप है इसका एल्काइलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये एल्काइलेशन तो हो गया, ये देखो NH2 था, NH पे अब R आ गया, यानी कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ गया, ये देखो R आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो आपकी SN1 मैकेनिज्म से हमें करानी है, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड इनमें से बेस्ट रहेगा? ये देखो, SN1 मैकेनिज्म से करानी है, कौन सा एल्काइल हैलाइड बेस्ट रहेगा? आपको पता है SN1 मैकेनिज्म का मतलब उसमें 2 स्टेप होती है, कार्बोकैटायन पहले बनता है, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकंड स्टेप में होता है, ठीक है। तो आपकी जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सी होती है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो रिएक्शन का जो है रेट उतना ही ज्यादा होगा, वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा सुटेबल होगी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? इसका है बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यही
आपका SN1 मैकेनिज्म के लिए बेस्ट सुटेबल RX है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना? ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड, हाँ ये भाई थोड़ा सा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मान लो ये धोखा देने वाला है। 6 नंबर कैसे? ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिएजेंट नहीं, मतलब अच्छी चॉइस नहीं होगा, रिएजेंट वुड नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो। ये कह रहा है एक एराइल नाइट्रो है, ये लो, ये एक एराइल नाइट्रो है, इसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा एमीन अच्छी चॉइस नहीं होगा, ठीक है? कौन सा एमीन नहीं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो लिखे हुए हैं ना ABCD में, इसको एमीन में कन्वर्ट करना है, और रिड्यूसिंग एजेंट इन चार में से कौन सा अच्छा नहीं होगा पूछा है इसने, ठीक है? तो भाई इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है। अब सुन लो जरा अच्छी तरह से, ये लो क्या होगा, ये आप यूज ले सकते हो, ये आपने देखा होगा, हमने ये यूज लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एराइल नाइट्रोएमीन को कर देगा। ये भी हमने खूब यूज लिया है, Fe प्लस HCl, ये आपने देखा होगा। ये SN प्लस HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट हमने खूब यूज लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बच गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सुन लो बात को अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को प्राइमरी अमीन में रिड्यूस करता है, सुन लो अच्छी तरह से। यानी कि आप यहां पे आप RNO2 लगाओगे तो वो RNH2 बन जाएगा, RNO2 लगाओगे तो RNH2 बन जाएगा, किसमें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके ओके है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां लगाओगे एराइल एमीन में तो नहीं बनेगा, क्योंकि एराइल एमीन के साथ में ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये डाइएजोबेंजीन बनाता है, ये लो, ये मेरे नीचे आ गया क्या? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देख लो, डाइएजोबेंजीन बनाता है, इसलिए ये वाला सुटेबल नहीं है इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये बता दूं मैं आपको। यदि क्या बोलते हैं, किसी ने पेपर बनाने वाले ने एग्जाम्पलर यदि उठा लिए तो ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है, अच्छा भी है, और थोड़ा सा यदि जिसको पता नहीं है उसको निश्चित रूप से कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए प्राइमरी एमीन, ये क्या कह रहा है भाई, देखते हैं जरा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए प्राइमरी अमीन, एक प्राइमरी अमीन बनाना है, किससे? एल्काइल हैलाइड से, ठीक है? विद साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ 1CH2 ग्रुप इन द कार्बन चेन। अच्छा, कार्बन चेन में कार्बन भी बढ़ाना है और एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है, ओके ओके। द रिएजेंट, ओके, द रिएजेंट यूज्ड एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सोर्स किसको यूज लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें भाई इसने कहा है कि आपको एक आपका जो भी है, मतलब एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड हमने RX लिया, ठीक है? इसको इन्होंने कहा है कि कन्वर्ट करना है प्राइमरी एमीन में जिसमें एक CH2 ज्यादा हो, ओके, इसका मतलब इसको RCH2 और NH2 में कन्वर्ट करना है, इतनी बात हो गई, ओके। मतलब ये CH2 हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर, और एमीन में तो करना ही करना है, ठीक है, ओके। तो अब इसने कहा है कि नाइट्रोजन का सोर्स क्या लोगे, ठीक है? देखो भाई, हम कई रिएक्शन ऐसी कर चुके हैं, ये देख लो जरा, केसीएन से रिएक्शन कराने पर, इसकी रिएक्शन केसीएन से कराएंगे तो दोस्तों क्या होगा, RCN बन जाएगा, और RCN का यदि आप रिडक्शन कराओगे तो RCH2 और आपका NH2 बन जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। तो एक कार्बन एटम बढ़ गया आपका। तो ये केसीएन वाला मेथड हम पहले भी कई रिएक्शन में कर चुके हैं, ऐसा हमारा एक टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिजाइन है ना? तो ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये इसमें आ गया, यही है बस इसमें, बाकी तो वो काम कर नहीं पाएंगे, एक कार्बन बढ़ाने वाला, ठीक है, एक कार्बन बढ़ाने वाला यही कर पाएगा आपका। बाकी प्राइमरी तो सब बना देंगे, बात प्राइमरी बनाने की नहीं है, बात है एक कार्बन बढ़ाने की, ठीक है ना? तो न तो ये कार्बन बढ़ाता है, न ये बढ़ाता है, न ये बढ़ाता है, बनाते सब प्राइमरी है लेकिन कार्बन नहीं बढ़ाते। ओके, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन का सोर्स गैब्रियल थैलेमाइड, भाई गैब्रियल थैलेमाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पलर देखने से ही पता लग जाएगा, 3-4 क्वेश्चन है इसके ऊपर, पीवाई को देखने से पता लग जाएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी। पहली बात तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या यूज लेते हैं इसमें, पोटेशियम थैलेमाइड यूज लेते हैं, ठीक है? पोटेशियम थैलेमाइड, देखो ऑप्शन सेम है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 के और क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, सेम है इन दोनों के ऑप्शन, लेकिन अलग अलग बात पूछी है दोनों में, ठीक है ना?
तो ये गैब्रियल थैलिमाइड में आप पोटेशियम थैलिमाइड लेते हैं, नाइट्रोजन का सोर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इससे रिलेटेड क्या जुड़ी हुई बातें हैं गैब्रियल थैलिमाइड से? इसमें हम एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, केवल एलिफेटिक एमीन ही बनाते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में एसएन रिएक्शन होती है और एसएन रिएक्शन एराइल हैलाइड नहीं शो करते, इसलिए इससे एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। और इससे केवल प्राइमरी एमीन, और वो भी आपकी एलिफेटिक एमीन ही बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो आरएक्स होते हैं वो एसएन रिएक्शन दिखाते हैं, एआरएक्स नहीं दिखाते हैं, जो कि इसमें एज ए एक वो यूज लेते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अमंग्स द गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये भाई बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, मतलब धीरे से झटका देने वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हमने एक सेट दिए हैं कुछ ए बी सी डी बोल करके, इसमें सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन रहेगा? तो देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन भी अच्छे डिजाइन किए इन्होंने कहा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन NH3 से करानी है। तो देखो, NH3 से करानी है तो NH3 क्या करेगा बेचारा, Br को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो NH2 वहां खुद जुड़ जाएगा। अब NH2 जुड़ गया तो वो तो बना तो प्राइमरी अमीन ना, बात को समझो, इसका मतलब इससे प्राइमरी अमीन बनता है। अब इसमें देख लो जरा, इसमें भी आप CN डिस्प्लेस करेगा Br को, ठीक है, और फिर उसका आप रिडक्शन कराओगे तो एक अधिक कार्बन वाला प्राइमरी अमीन ही बनेगा, यानी कि जो CN होगा वो रिडक्शन पे CH2NH2 देगा, तो ये भी प्राइमरी अमीन बना। ठीक है ना? इसी तरह से ये पोटेशियम थैलिमाइड, ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है। ठीक है, तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में दोस्तों आपको पता है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही बनते हैं। ठीक है, कुल मिला के कहानी ये हुई कि ये ए मेथड, बी मेथड और डी मेथड प्राइमरी अमीन बनाने के हैं केवल। सेकेंडरी अमीन केवल और केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से जब कराते हैं और बाद में जाकर के रिडक्शन कराते हैं उससे होती है। आप देखना जरूर इसको कि एल्डिहाइड और कीटोन से, कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग इसकी जो रिएक्शन कराते हैं वो हमने करी है बाकायदा, आप उसको देखना। ठीक है ना? इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड, ये प्राइमरी अमीन है, इसमें एक वाटर निकल जाएगा, ये वाला H2O और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर के निकल जाएंगे और आपका एल्डीमीन बन जाएगा। ये हमने अच्छी तरह से किया हुआ है दोस्तों, और उसका रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी आपका अमीन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन। एक छुपी हुई रिएक्शन को इसने उजागर किया है, वो कौन सी है? कार्बोनिल कंपाउंड और जो प्राइमरी अमीन के बीच में रिएक्शन होकर के आप वो एल्डीमीन बनता है और उसका रिडक्शन कराओगे तो आगे सेकेंडरी अमीन बनेगा। एक छुपी हुई रिएक्शन को उठाया है इस क्वेश्चन ने। 10 में आते हैं, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब यहां देखना भाई, आप लोग कुछ लिख रहे हो क्या? कुछ नहीं लिख रहे हो, ठीक है, ओके। अब यहां देखना 10, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग टू फिनाइल प्रोपेनेमाइड, ओके, टू फिनाइल प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड का मतलब एमाइड है ये, ओके, और टू पे फिनाइल है, ओके। नंबरिंग आप समझ गए, ये देखो ये टू फिनाइल प्रोपेनेमाइड है, कैसे? 1 कार्बन की नंबरिंग यहां से होगी, यहां पे 2, यहां पे 3, यानी कि ये 2 पे फिनाइल, तो 2 फिनाइल और प्रोपेनेमाइड, इतनी बात हो गई, ओके। कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको उठा देते हैं, ये लो। इसको बनाना है 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइन, ये इससे ये आपका प्रोपेनेमाइन हो गया और 2 पे आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये लो। अब जरा देखना गेम क्या हुआ है। गेम ये हुआ है दोस्तों कि इसमें जितने कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है? 3। इन्होंने भी यहां 3 के 3 कार्बन मेंटेन किए हैं, ओके। इसका मतलब हमें वो रिएजेंट लेना है जो प्राइमरी अमीन, जो एमाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? एमाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन बिना एक कार्बन कम किए। यही तो इंटरेस्टिंग बात है, एक कार्बन कम नहीं करना है। 3 कार्बन यहां है, 3 कार्बन यहां है, कौन सा होगा ऐसा? देखो, एक्सेस ऑफ H2 से कोई रिएक्शन नहीं होती, कैटलिस्ट होना चाहिए, ये तो बात वैसे ही चली गई। आयोडीन और रेड फोस्फोरस से हम रिड्यूस नहीं कर सकते इनको, एमाइड को, ये बात भी खत्म हो गई। ठीक है ना? ये हमारे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में थे, यहां नहीं आएंगे। ठीक है, अब कंपटीशन दो के बीच में है, एक तो ये रहा, ये आपका होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, एक ये रहा LiAlH4। ठीक है, तो LiAlH4 और होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो इसमें होफमैन ब्रोमामाइड की खास बात क्या है? ये एमाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन एक कार्बन कम कर देते हैं। ठीक है, ये इनकी खास बात है, किसकी? होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की। इसलिए यहां कम नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, आपका डी ऑप्शन आएगा, जो एक कार्बन बिना कम किए एमाइड को रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको मतलब ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो यूज कराता ही है। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों 11 नंबर में। 11 नंबर ज्यादा कुछ खास नहीं कह रहा, ये वही बात कर रहे हैं, बार बार देखो वही बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइड इनटू 1 फिनाइल इथेनेमाइड, यानी कि अब इन्होंने एक कार्बन दोस्तों कम कर दिया। कैसे? यहां देखो ये 3 कार्बन है और यहां देखो ये 2 ही कार्बन है, इसका मतलब एक कार्बन उड़ा दिया। एक कार्बन उड़ाओगे और आपको एमाइड को प्राइमरी अमीन में करना है कन्वर्ट, तो भैया उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सुन लेना अच्छी तरह से। पहली बात तो नेम रिएक्शन है, मैंने आपको एक नेम रिएक्शन का पीडीएफ भेजा हुआ है ना 14-15 पन्नों का, उसका प्रिंट आउट ले लेना, उसमें तो ये है ही है, ठीक है, छोड़ो उसकी बात। तो बात दूसरी ये थी कि इसमें एक तो कम कार्बन वाला प्राइमरी अमीन बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा ये बात है कि ये क्या बोलते हैं, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में नाइट्रीन आपका वो बनता है इंटरमीडिएट, और इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है वो जो आपका जो नाइट्रोजन है उसके ऐसे की ऐसे ट्रांसफर हो जाता है, और जो सीओ वाला सीओ ग्रुप जो होता है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है और बाद में वो सोडियम के साथ में मिल मिला करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। तो फाइनली जो आपका कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन है वो CO2 के रूप में बाहर निकलता है, इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है, और इसमें एक कम कार्बन वाला प्राइमरी एमीन बनता है। और इस रिएक्शन को पहचानोगे कैसे? रिएक्शन को पहचानने का तरीका है आपका NaOH या KOH प्लस में Br2। एमाइड देख लो और NaOH और KOH प्लस Br2 देख लो, इसका मतलब होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं साइड में, आपको बस ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया है, एक रिएक्शन को पहचान करके वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये मतलब ये जो सेट है, ये एग्जाम्पलर के जो इतने सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके फाइन कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो इन्होंने कहा है उतने ही कार्बन रखना, एक कम कार्बन करना है, एक कम कार्बन करना है, तो इस बार इसका मौका नहीं लगेगा LiLH4 का, इस बार आपकी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन काम आएगी, यानी कि NaOH और Br2, ठीक है। अब वापस देखो भाई, इसको पीछा नहीं छोड़ रहा है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसका मतलब ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कार्बन को तोड़ देता है, एक कार्बन कम हो जाता है इसमें, ठीक है। ओके, शॉन भाई कौन दिखाता है? अरे भाई पूरी दुनिया जानती है, एमाइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करता है, तो एमाइड ये रिएक्शन दिखाते हैं, बात खत्म। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ तो आप जानते ही हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3, ये बेस स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो बेस स्ट्रेंथ को कमजोर करते हैं। कमजोर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर की नेचुरल टेंडेंसी है इधर आने की, है ना, लेकिन NH2 ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इसका मतलब अब ये जो लोन पेयर है इसकी बेंजीन रिंग में आने की टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अब ये लोन पेयर किसी के लिए अवेलेबल रहेगा ही नहीं। जैसे यहां इस एनिलीन में देखो ये लोन पेयर अवेलेबल थोड़ा बहुत फिर भी है, क्योंकि ये इधर कंजुगेशन में आ रहा है, हालांकि RnH2 के कंपैरिजन में ये काफी कम अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए RnH2 के कंपैरिजन में जो एराइल अमीन होते हैं वो काफी कम बेसिक होते हैं, लेकिन ये जो इसकी अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, ये और कम हो जाती है यदि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं तो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो रेसिस्ट करते हैं और इधर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सप्लाई करते हैं, और कहते हैं कि भाई लोन पेयर को थोड़ी देर तो वहीं रहने दो, आराम करने दो उसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को हम भेज देते हैं बोल करके, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ये तो हुआ एक एंगल इसको समझने का। दूसरा एंगल समझ लो, आप इन सब का बनाओगे एमिनियम आयन, यानी कि ये एनिलीन है ना, तो एनिलीनियम आयन, ठीक है, एमिनियम आयन बोल दो या एनिलीनियम आयन बोल दो। तो एनिलीनियम आयन में यहाँ H3 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ प्लस हो जाएगा और ये आपका H3 हो जाएगा। अब इसमें देखो CH3 इसको स्टेबिलाईज कर रहा है क्या, यहाँ CH3 प्लस आई इफेक्ट का है जो कैटायन को स्टेबिलाईज करता है, और ये कैटायन को माइनस आई इफेक्ट वाला है, ये उसको डिस्टेबिलाईज करता है, ठीक है। तो आपका जो इसका जो कैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है यदि कम होगी तो वो क्यों बनेगा बेचारा, नहीं बनेगा। कुल मिला के कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब आपका एनिलीनियम कैटायन डिस्टेबिलाईज होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा, यानी कि वो एनिलीनियम आयन बनना ही नहीं चाहेगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेगा। अब मैं आपको वापस बात बता देता हूं, हो सकता है जो मैंने आपको बताया उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अब बात यदि आप आंख बंद करके सुनोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। बेस की टेंडेंसी है आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है,
प्रोटॉन ब्रोंस्टेड बेस, ये सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेस होते ही हैं, लेविस बेस होते हैं और ब्रोंस्टेड बेस भी होते हैं ये आपके एमीन, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो क्या बनाते हैं, कंजुगेट एसिड बनाते हैं, ठीक है, कैटायन बनाएंगे कंजुगेट एसिड, ठीक है। यदि वो कंजुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगा तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा, इसकी बेस की जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम रहेगी, ठीक है। कम रहेगी तो इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ही तो बेसिक स्ट्रेंथ है। जितनी आसानी से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्यों करेगा, क्योंकि बनने वाला स्टेबल है, इसी तब करेगा। यदि बनने वाला जो आपका एनिलीनियम आयन स्टेबल नहीं है तो वो प्रोटॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई, वो कहेगा मैं तो हूं जैसे ही ठीक हूं, क्योंकि जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं डिस्टेबलाइज हो जाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, जो आपका एनिलीनियम आयन बन रहा है उधर देखो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्टेबिलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको डिस्टेबिलाइज करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेबिलाइज जब करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एनिलीनियम आयन बनेगा नहीं, यानी कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उस एनिलीन की कम होगी, कम होगी, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। कुल मिलाकर के थर्ड वाले की सबसे ज्यादा है, सेकंड वाले की सबसे कम है, थर्ड सबसे ज्यादा, सेकंड सबसे कम, आपका आंसर हो गया डी, ठीक है ना। वो बेचारा बीच में आ गया, कौन, एनिलीन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये कह रहा है कि आपका RnH2 की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, RnH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO2 से, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, जाहिर सी बात है ये तो डाइजोनियम स्टेबल नहीं होगा ना, इसका डाइजोनियम स्टेबल नहीं होगा, अल्कोहल निकल जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगी, तो अल्कोहल बनेगा और नाइट्रोजन निकल जाएगी, ये बनेगा इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी, और ये प्राइमरी है इसलिए नाइट्रोसो वगैरह ये भी नहीं बनेंगे, सेकेंडरी में तो नाइट्रोसो एमीन वगैरह ये बनने के चांसेस होते हैं, हालांकि ये तो नाइट्रोसो फिर भी नहीं है ना, इन्होंने सेकेंडरी वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। एक एल्डिहाइड दे दिया, एक ईथर दे दिया, ये आपका ऑक्सीजन वाला दे दिया, है ना। तो ये बात हो गई, कुल मिला के अल्कोहल बनेंगे, ज्यादा डिस्कस करने की इसमें को गुंजाइश है नहीं। अब उसी से इन्होंने वापस पूछ लिया कि कौन सी गैस निकलती है, भाई भाई नाइट्रोजन गैस निकलती है, हमने देख लिया, और उस नाइट्रोजन का प्रोटीन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज होता है। आप देखना नोट्स में हमने वो चीज लिखी हुई है, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है। नाइट्रेशन कराएंगे बेंजीन का नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में, तो कौन सी स्पीसीज रिएक्शन को इनिशिएट करती है, भाई इलेक्ट्रोफाइल आपका नाइट्रोनियम आयन NO2+ इनिशिएट करता है। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का FeHCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता ही एनिलीन बन जाएगी, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बन जाएगी, कहां दिक्कत है। द मोस्ट रिएक्टिव, हाँ ये देखो ना, हुआ ना अच्छा क्वेश्चन, 18 नंबर, ओके। द मोस्ट रिएक्टिव एमीन द मोस्ट रिएक्टिव एमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl, ओके। अब देख लो जरा, HCl क्या है, एसिड है, प्रोटॉन देता है, ओके। एमीन क्या होते हैं, बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ओके। तो HCl से कौन रिएक्शन करेगा, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, यानी कि जिसकी लोन पेयर को शेयर करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। बात को समझो, लोन पेयर को जो आसानी से प्रोटॉन के साथ शेयर करेंगे वो अच्छा बेस है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट आसानी से करेंगे वो अच्छा बेस है। और या फिर अब हम जो एमीनियम आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी से भी समझ लेते हैं। जो एमीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल एमीनियम आयन बनाएगा, ठीक है, स्टेबल एमीनियम आयन बनाएगा, वो एमीन अच्छा बेस है। बात आपको समझ में आ गई। चाहे आप एमीन को पकड़ लो, चाहे आप एमीनियम आयन को पकड़ लो, एमीनियम आयन को पकड़ोगे तो स्टेबल होना चाहिए, एमीन को पकड़ोगे तो क्या होना चाहिए, उसकी जो प्रोटॉन का एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, या लोन पेयर उसके ऊपर आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, रेजोनेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें ये देखो कि आपका आपका आप इसमें ये देखो कि आपका जो मोस्ट बेसिक कौन सा है, जो बेसिक है वही तो HCl से अच्छी तरह से रिएक्शन करेगा। आप जानते हो ये मिथाइल ग्रुप है, 213 हमारा ऑर्डर है, 213, यानी कि सेकेंडरी है, वो मोस्ट आपका बेसिक है, तो ये सेकेंडरी हो गया, बी आंसर। ये भाई ये तो एरोमेटिक अमीन है, ये तो लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर इधर घूम रहा है, कोई लोन पेयर को ढूंढने नाइट्रोजन पे आता है, लोन पेयर बेंजीन रिंग में मजे कर रहा है, तो ये तो भाई कम बेसिक है, ठीक है। एराइल अमीन एलिफेटिक अमीन से हमेशा ही कम बेसिक होते हैं, ये हमने बात करी हुई है बेसिसिटी में। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन हो सकता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, RPSC के हिसाब का है। एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन गिव, क्या देता है। देखो भाई आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपने एक प्राइमरी एमीन बनाया, ऐसी रिएक्शन आपने कराई है, देखो खूब कराई है आपने। ये देखो ये आपने प्राइमरी एमीन, इसकी रिएक्शन आपने करानी है CH3
CO2O, यानी कि ये आपका हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। पिरिडीन आप लगा सकते हो नीचे बेस के रूप में, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाया था, याद करो, बहुत सारी रिएक्शन ऐसे लिखी थी और उसमें एसिटेनिलाइड बना था। इसको बोलते हैं एसाइलेशन। आपका एमीन का एसाइलेशन में ये रिएक्शन हमने करी है। एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एसाइल ग्रुप उसकी जगह है लग जाएगा। ये लो, ये बन गया आपका एसिटेनिलाइड। याद करो, ठीक है। एसाइलेशन ये रिएक्शन थी, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है एसाइल ग्रुप। अब ये क्या है, क्या ये एमाइड है? हाँ, ये बिल्कुल एमाइड है। कहां दिक्कत है, ये देखो एमाइड है। RCONH2 और नाइट्रोजन पे, यानी कि ये एन फिनाइल आपकी एमाइड हो गई, तो है तो एमाइड ये। देखो ये बेसिकली एमाइड फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो ये बेसिकली एक एमाइड है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि वो जो बनता है वो क्या बनता है, वो एमाइड बनता है। आप सोच रहे हो मैं इतने आसान क्वेश्चन को अच्छा कैसे बता रहा हूं, उसका कारण यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन है ना जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। इमीन बनेगी, क्योंकि हम एग्जामिनेशन में क्या है कि ओवर सेंसिटिव होते हैं। हम ओवर सेंसिटिव होते हैं, मतलब हम क्या है कि हर हर ऑप्शन को शक की निगाह से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये वाले क्वेश्चन है ना गड़बड़ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इसलिए मैं इनको इस तरह का बता रहा हूं, ठीक है। ओके, अब मैं देखता हूं आपने कुछ लिखा है क्या। आपने कुछ ही नहीं लिखा, मुझे लगता है छोड़ के तो नहीं चले गए कहीं कि लाइव क्लास चल रही है, जैसे वो ऑनलाइन क्लासेस में पहले होता था ना कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा आराम से छोड़ छाड़ के मजे कर रहा है, ठीक है। ओके, यस, चलो कोई बात नहीं। 20वां देखो, द रिएक्शन। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए किस लिए अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। ये बोला है ये रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, तो नाम तो गेटरमैन रिएक्शन है। अब क्यों है वो सुन लो जरा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन सैंडमेयर में और गेटरमैन में हो सकता है। अब सैंडमेयर का सुन लो, सैंडमेयर में क्यूप्रस क्लोराइड यूज होता है, या तो Cu2Cl2, या आपका Cu2Cl2 प्लस में HCl आ जाएगा, या आपका CuCl प्लस में HCl आ जाएगा। ये दोनों एक ही बात है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। यदि कॉपर पाउडर यूज लिया है ना तो गेटरमैन रिएक्शन होगी। यही आरपीएससी ने पूछा था, आरपीएससी ने यही तो पूछा था, हालांकि वो हिंदी वर्जन गलत था उसका, लेकिन वो गलत हो गया। लेकिन सवाल तो वो सही था कि भाई कौन सी रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज लेते हैं, तो कॉपर पाउडर गेटरमैन में यूज लेते हैं। ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। बेस्ट मेथड, प्राइमरी एमीन बनाने का बेस्ट मेथड बिना कार्बन का नंबर चेंज किए, वो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी यील्ड बनती है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनाने के लिए, तो यही मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। होफमैन ब्रोमामाइड से भी प्राइमरी एमीन बनती है दोस्तों, लेकिन इसने ये कह दिया कि कार्बन का नंबर चेंज नहीं करना है विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो भाई कार्बन का नंबर बिना चेंज किए तो गैब्रियल थैलेमाइड ही काम करता है। होफमैन ब्रोमामाइड तो कार्बन का नंबर एक कम कर देता है, इसलिए उसको होफमैन डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब समझ गए ना, वो डिग्रेड कर देता है, एक कार्बन कम कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग, ये भाई शानदार क्वेश्चन है। एजो कपलिंग आप देखना, एजो कपलिंग के जो हमारे नोट्स हैं, एजो कपलिंग के हमारे नोट्स हैं, उसमें आपको एक पॉइंट तो ये मिलेगा कि ये जो डायजोनियम इलेक्ट्रोफाइल है ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से ये सिर्फ उन्हीं के साथ कपलिंग शो करता है जो आपके ऑलरेडी एक्टिव हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड ऑलरेडी एक्टिव हैं, यानी कि जिनमें एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। जैसे आपका OH लगा हुआ हो तो फिनोल के साथ कपलिंग है, आपका NH2 लगा हुआ हो तो एनिलीन के साथ कपलिंग है। और आप देखो जितनी भी ज्यादातर कपलिंग के केस हमने किए हैं वो या तो एनिलीन वाले हैं, यानी कि NH2 ग्रुप लगा हुआ है, या आप में उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। क्यों यहाँ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपका जो डायजोनियम आयन है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन डायजोनियम आयन के वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की, अच्छा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हमारे पीवाईक्यू में 3 बार है ये क्वेश्चन, अलग अलग सेकंड ग्रेड में भी आ गया, कॉलेज लेक्चर में भी आ गया, सब में आ गया, ठीक है। आपका कि ये जो कपलिंग रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो क्या बोलते हैं, हाँ ओके, मैं ये कह रहा था आपको कि आपका जो ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से इसको एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग चाहिए, और वो इसको फिनोल में रेनिलीन में मिलती है। इसलिए यदि डीएक्टिवेटेड कोई कोई ऐसा ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, ठीक है, जैसे आपका इसने लगा रखा है ना, लास्ट ऑप्शन देखना जरा डी का, ये मेरी उंगली के जस्ट ऊपर डी वाले में, ठीक है। डी वाले में आप देखो नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डीएक्टिवेट कर देता है।
अब फिर डायजोनियम को चाहिए क्या, वो फिर थोड़ा सा मौका मिला और वो नाराज, वो कहता है कि बेंजीन रिंग तो डीएक्टिवेट हो गई, अब मैं रिएक्शन नहीं कर सकता, तो वो करता भी नहीं है फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो है ये ऑप्शन कपलिंग रिएक्शन कभी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डीएक्टिवेटेड यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटेड है और ये बेचारा वीक है। ठीक है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड ही चाहिए। ये क्या है, वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। वीकेस्ट बेस कौन सा है, वीकेस्ट बेस तो आप जानते ही हो। आप इसको टिक लगाओगे क्या, धोखा खा जाओगे इसको टिक लगाओगे तो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन यहां किस में है, कंपटीशन है यहां पर इन दोनों में। कैसे, अब यहां पर देखो कमाल की बात, ये क्वेश्चन अच्छा बनाया है भाई बनाने वाले ने, है ना, ठीक ठाक दम लगाया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेस से आप क्या समझते हो, जो लोन पेयर आसानी से शेयर कर दे। ठीक है, लोन पेयर आसानी से कौन शेयर करेगा, लोन पेयर तो OH के पास तो ये जो फिनोल है OH के पास तो दो दो लोन पेयर है, उसमें नाइट्रोजन के पास फिर भी एक लोन पेयर है, तो फिर भी आपका आप जानते हो इसमें से बेस कौन सा हुआ, वीकर बेस कौन सा हुआ और स्ट्रॉन्गर कौन सा हुआ। अच्छा एक चीज और देखो, उसमें भी NH2 का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में घूम रहा है, यानी कि कंजुगेशन में है। ठीक है, यहां भी OH का जो बेंजीन जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ घूम रहा है। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है कि जाहिर सी बात है वीकर इनमें से ही होगा, क्योंकि इन दोनों में लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है। लेकिन इन दोनों में भी वीकर कौन है, इन दोनों में वीकर कौन है, अब बात को ध्यान से सुनो। एक होता है एमीन NH2 जिसमें NH बॉन्ड होता है, एक होता है एल्कोहल या फिनोल जिसमें OH बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से OH बॉन्ड हो जाता है पोलर, पोलर होने की वजह से जो OH बॉन्ड है ना, वो प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि वो आपके एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का नहीं होता। सुन लो बात को अच्छी तरह से। इसलिए यहां पर जो फिनोल है, फिनोल में फिनोल सबसे वीकर बेस है। वीकर बेस इसलिए हुआ क्योंकि यह आपके एनिलीन से स्ट्रोंगर एसिडिक है, क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, क्योंकि इसका OH बॉन्ड सफिशिएंट पोलर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चाहे भले ही लोग ये कहें कि इसके पास तो दो दो लोन पेयर है, तो ये तो अच्छा बेस होना चाहिए, बहुत अच्छा लेविस बेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ गए, आप समझ गए, ये जो आपके हैं कौन, मैं एक बार फिर से साइड में आता हूं, और ये क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक है, मतलब आपको सोचने पर तो ये मजबूर करेगा ही करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में वीकर बेस पूछा है। अब बी और डी को देख लो, बी और डी में क्या है, लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो इन दोनों से तो अच्छे बेस हैं, इसलिए ये हमारा वीकर बेस नहीं है, लड़ाई इनकी है। इसमें ये जो NH2 है वो मतलब उसको हम ये अच्छा बेस है और ये आपका एसिडिक नेचर का है, इसलिए जो जिसमें एसिडिक करेक्टर ज्यादा होंगे उसमें बेसिक करेक्टर कम होंगे, तो वीकर बेसिक हमारा C है। बात को समझ में आ गया आपको, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, ये कहता है मुझसे ले लो प्रोटॉन, मैं नहीं लूंगा, बात को समझो। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का है और जो एसिडिक नेचर का है वो वीकर आपका बेस हो गया। अब ये कहता है कि अमंग द फॉलोइंग एमीन स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। ओके, स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, ओके ओके ओके, यस। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ। आंसर तो आपके सामने है। ठीक है, लेकिन इसमें मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है, मैं आपको बताता हूं, ये चारों ही क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो क्या है, ये जो आपका ये एरोमेटिक एमीन है ना। ठीक है, इसमें आपका जो NH2 का लोन पेयर है बेंजीन रिंग में घूम रहा है। ठीक है, तो ये अवेलेबल थोड़ा सा कम है, किसी को देने के लिए, प्रोटॉन को देने के लिए अवेलेबल कम है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें तो जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक जो सेक्सटेट है, एरोमेटिक के एरोमेटिसिटी के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसका हिस्सा है, मतलब इसको तो कोई ले ही नहीं सकता, इसको तो कोई ले ही नहीं सकता, किसको, आपके C वाले को। ठीक है ना, ये आपका पिरोल हो गया ना, इसको तो कोई ले ही नहीं सकता, यानी कि इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो इसका लोन पेयर इधर घूम रहा है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता। बात इन पे आ गई। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है ना इसने, ओके, तो बात इन पे आ गई। अब इसमें आप देखो ये लोन पेयर है और इसका भी लोन पेयर है। ठीक है ना, अब ये आपका अमोनिया है और ये आपकी कैटेगरी है RnH2 की।
एल्काइल अमीन की। अब आप जानते हो एल्काइल अमीन जो होते हैं अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, तो आपका डी आंसर आ गया दोस्तों, बात खत्म, बात खत्म, डी आंसर आपका आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन तो देखो अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छा क्वेश्चन था। आपको यदि आपको पता नहीं हो तो आप इसमें मिस कर सकते हो, ठीक है। अब एक डाउट आया था, आज बेसिकली एक डाउट आया है, वो हो सकता है अच्छा कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब वो डाउट क्या आया है सुनना जरा। वो डाउट आया है कि पीकेबी और पीकेए से कैसे बेसिसिटी डिसाइड करते हैं, पीकेबी से और पीकेए से बेसिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। पीकेबी का तो आपको पता है क्या, अच्छा बेस होगा तो केबी की वैल्यू ज्यादा होगी। केबी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस, ठीक है। तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा यानी कि केबी जितनी ज्यादा होगी वो अच्छा बेस होगा। अच्छा केबी ज्यादा होगी तो उसका नेगेटिव लॉगरिदम करेंगे, वो आपका पीकेबी हुआ, तो पीकेबी कम होना चाहिए, ओके। यानी कि अच्छा बेस का पीकेबी कम होगा, अच्छे एसिड का पीके कम होगा, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ओके। लेकिन पीकेए से बेसिसिटी कैसे बताएंगे, जाहिर सी बात है, अच्छे एसिड का पीके कम होता है तो अच्छे बेस का पीके ज्यादा होगा, वेरी सिंपल। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो बस बात खत्म, है ना। यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो 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 शरीफ ज्यादा है वो बदमाश कम है, और जो बदमाश ज्यादा है वो शरीफ कम है, कैसे भी कह दो। एक आदमी को हम, एक जो बेस है उसको हम दो से करेक्टराइज कर सकते हैं, बेस के पी के बी कम है तो अच्छा बेस है, पी के ए ज्यादा है तो भी अच्छा बेस है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, है ना। वैसे ही एक इंसान शरीफ ज्यादा है तो उसको शरीफ कहेंगे, और वो बदमाश कम है तो भी उसको शरीफ कहेंगे। तो आप समझो एक बेस को हम पीके और पीके बी दोनों से करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसको इसी में समझ लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं। और ये मैंने उस समय भी ये कहा था कि बहुत सारी बुक्स में बेसिसिटी को समझाने के लिए पीके यूज किया हुआ है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, हम पीकेबी ही ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने पीकेबी को पकड़ा हुआ है, और बीएससी की बुक्स में भी बेसिसिटी में पीकेबी का ही हवाला है, इसलिए हमने सारे जो डेटा है वो पीकेबी के बेसिस पे हम चले हैं, ठीक है। पीकेए हमने नहीं लिया, लेकिन आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो आपको पीकेए ही मिलेगा, ये मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है पता है, एग्जाम निकालना है, हमारी मजबूरी अलग है, ठीक है। हमारा टारगेट है एग्जाम निकालना, किस बुक ने क्या दिया हुआ है वो एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाली बात है। यस सर, एग्जाम्पल बेस्ट है, 23 में स्ट्रोंगेस्ट बेस पूछे तो, 23 में, 23 में स्ट्रोंगेस्ट बेस पूछे तो अभी देख लेते हैं। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, नहीं सर यही, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिए। यदि देखो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो सच में आपको एंजॉयबल लगेगा, ठीक है ना। मैं जो भी बोल रहा हूं वो आपको रिलेवेंट लगेगा, एंजॉयबल लगेगा। अब मैं ये जो एग्जाम्पल लेता हूं और वो जो डाउट है वो मैं इसी से सोल्व करता हूं, कौन सा। अच्छा पहले इन्होंने 23 वाला पूछा है, 23 वाले में बोला है स्ट्रोंगेस्ट बेस बोल दे तो, ठीक है। स्ट्रोंगेस्ट बेस, अब आप बताओ मेरे को, मैं तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, आप बताओ स्ट्रोंगेस्ट बेस कौन सा है। भाई रबड़ लेना पड़ेगा, रबड़ कहाँ है, ये रहा, ये लो मैं मिटा देता हूं। अब भाई हमने क्वेश्चन इसको कर दिया स्ट्रोंगेस्ट बेस का, ठीक है। अब स्ट्रोंगेस्ट बेस आप बताओ, जाहिर सी बात है ये दोनों तो बेचारे वीकर हैं, हमने अभी क्या बात करी थी, हमने भी क्या बात करी थी, ये तो वीकर है क्योंकि इनका तो लोन पेयर ही बेंजीन रिंग में घूम रहा है, तो ये तो नहीं है, इन दोनों में लड़ाई है स्ट्रोंगेस्ट बेस की। अब हमने ये बात कर ली ना कि OH बॉन्ड तो बेसिकली आपका क्या है, एसिडिक नेचर शो करता है, तो ये तो स्ट्रोंगेस्ट बेस नहीं है, स्ट्रोंगेस्ट बेस आपका ये हो गया, ये लोन पेयर को आराम से वो करेगा, शेयर करेगा। बात समझ में आ गई, तो ये इसमें स्ट्रोंगेस्ट बेस है, ठीक है, ओके। अब मैं जो एक्चुअल में समझा रहा था वो अलग चीज है, मैं आपका ये जो कंपाउंड है ये मेरे जच गई कि मैं इसी से पीकेओ और पीकेबी का जो है वो आपको क्लियर करूंगा। अब हमारी ब्लैंक पीडीएफ कहाँ है भाई, खाली पीडीएफ के पास चलते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं 24 नंबर, खाली पीडीएफ के पास चलते हैं। आप देखिए हमने पीके के एग्जांपल से सोल्व नहीं किया ना, अब हम पीके के एग्जांपल से भी सोल्व करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक पीडीएफ में ले आया हूँ, हमारे पास एक पीडीएफ है जो हमेशा खाली रहती है, हम उसे खाली करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी खाली पीडीएफ है, ठीक है। आपने भी देखी होगी बहुत सारी खाली पीडीएफ, ओके। नहीं देखी है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, यस। ये हो गया, ठीक है, ओके। ये लो भाई, और एक इसका भाई, बड़ा भाई, ये लो, ठीक है। अब इनके नाम लिखते हैं, एनिलीन, अमोनिया, इसका नाम तो आप जानते ही हो, पिरोल,
और इसका नाम आप जानते हो पिरोलिडीन, पिरोलिडीन। अब एक चीज जरा देखना, सबसे पहले फैसला करते हैं पीकेबी से। आपको पता है पीकेबी एक स्ट्रॉन्ग बेस का, अच्छे बेस का पीकेबी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, पीकेबी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और हमने ये लिया हुआ है दोस्तों, क्या बात करते हो आप, हमने ये लिया हुआ है। अंडू कहां से होगा, यहां से होगा, यस अंडू है इसमें। ये देखो हमने ये लिया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी के। बात समझ में आ गई आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आगे लिखेंगे। ओके, ये हो गया। अब मैं इनकी पीकेबी वैल्यू दे रहा हूं आपको। इसकी तो आपको पता ही है 9.38, 4.75 इसकी अमोनिया की हो गई, इसको NH3 कर लो। ठीक है, ये आपकी 13.4 है और ये आपकी 2.73 है। ठीक है ना, ये तो है इनकी पीकेबी की वैल्यू। अब इनकी पीकेए देते हैं। अब किसी ने सवाल किया सर क्या पीकेए इन्हीं का है क्या, पीकेए इन्हीं का होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं पीके इनका नहीं होता, पीके होता है इनके कंजुगेट एसिड का, यानी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड बनाते हैं। ठीक है, और उस एसिड का पीके होगा, बेस का कैसे पीके होगा बताना जरा, बेस का कोई पीके नहीं होता, बेस का पीके भी होता है। ठीक है, तो पीके होगा इनके कंजुगेट एसिड का, यानी कि एमिनियम आयन का। ठीक है, उसका पीके होगा। ओके, तो उसका पीके जितना ज्यादा दोस्तों आपका, उसका पीके जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही ये क्या होगा आपका, कहाँ गया भाई, खाली पीडीएफ कहाँ गई। ओके, चलो इसका पीके देखते हैं। सबसे पहले ये पीके बी था, पीके बी के बेसिस पे अब आप ऑर्डर बना लेना वो, और वो सेम ऑर्डर आएगा कि पीके ए के बेसिस पे, नहीं आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, 4.63 इसका पीके ए है, यानी कि पीके ए ऑफ कंजुगेट बेस, ये लिखना मत भूलना, कंजुगेट बेस। या तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, या फिर मिलेगा पीके ए ऑफ एमिनियम आयन, एमिनियम आयन, एमिनियम आयन बोल करके क्या, अरे भाई एमीन जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसके एन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो आपका एमिनियम आयन होता है। एनिलीन के केस में उसको एनिलीनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन टर्म है एमिनियम आयन। ठीक है, तो ये हो गया 4.63, इसका मैं आपके सामने पीके ए लिख रहा हूं, इसके कंजुगेट एसिड का वो है 9 पॉइंट आपका 26, इसका लिख रहा हूं 0.40। ठीक है, और इसका आपका हो गया 11.11। अब जरा देखना, बताओ जरा पीके बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, पीके ज्यादा होना चाहिए और पीके भी कम होना चाहिए, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ये लो, यही स्ट्रॉन्गेस्ट है, पीके भी कम होना चाहिए, पीके ज्यादा होना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई। वीकेस्ट कौन सा है, सुन लो, सुन भी लो, वीकेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट आपका ये है पिरोल। क्यों, क्योंकि इसका पीके भी सबसे ज्यादा है और पीके सबसे कम है। पीके भी सबसे ज्यादा है, यानी कि ये बेसिक स्ट्रेंथ रखता ही नहीं है भाई, 13 पॉइंट आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट का पार्ट है। ठीक है, एरोमेटिसिटी टूट जाएगी यदि ये लोन पेयर चला, आप हटा दोगे ना तो एरोमेटिसिटी टूट जाएगी। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीके के डेटा को और पीके बी के डेटा को बेसिसिटी के लिए कैसे यूज लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा ये स्ट्रोंगेस्ट क्यों हुआ और ये आपका वीकेस्ट बेस क्यों हुआ, इसको लिख लो। ये आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ओके, यस। 24 में थे, 24 के बाद 25 आ गए, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखो भाई, पूरी दुनिया जानती है क्या कि जो H2O है उसमें एसिडिक करेक्टर होता है आपके NH3 से ज्यादा, ये अच्छा एसिड है H2O। आप कहोगे ऐसा क्यों, अरे भाई ऐसा ही क्योंकि इसमें OH बॉन्ड है वो पोलर ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। NH बॉन्ड इतना पोलर नहीं होता, इसलिए इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, जबकि जो लोन पेयर अवेलेबल होता है नाइट्रोजन पे उसको शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप लगाओगे तो आपके H2O की ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो अच्छा एसिड है, स्ट्रोंगर एसिड है, वो वीकर बेस हो गया। तो H2O आपका NH3 से वीकर बेस है और स्ट्रोंगर एसिड है। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओगे तो ये आएगा, और बेसिक का ऑर्डर लगाओगे तो आपका ये आएगा, बेस में NH3 अच्छा बेस है। अब इसने किसका पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो एक बात होगी। ओके, इसके अलावा अब आप देख लो,
इनकी दो पार्टियां और हैं, इनके दो साथी और हैं, ठीक है। वो कौन है? NH3 का तो है NH2, ठीक है, और H2O का है OH माइनस। अब एक चीज जरा देख लो, H2O आपका स्ट्रोंगर एसिड है, ठीक है यहां पर, तो इसका जो बेस होगा वो वीक होगा, और ये वीकर एसिड है, ये वीकर एसिड है, तो इसका जो बेस होगा NH2 माइनस वो स्ट्रोंगर बेस होगा। यानी कि OH माइनस और NH2 में कंपैरिजन करोगे तो NH2 माइनस स्ट्रोंगर बेस है बजाय की OH माइनस के। मैंने क्या यूज लिया? ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज लिया। ब्रोंस्टेड क्या बता के चले गए? ब्रोंस्टेड कह के चले गए कि जो स्ट्रोंगर एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, और जो वीकर एसिड है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रोंग होता है। तो दोस्तों H2O स्ट्रोंगर एसिड है NH3 से, इसका कंजुगेट बेस OH माइनस वीक बेस होगा। NH3 वीक एसिड है H2O के कंपैरिजन में, इसलिए इसका कंजुगेट बेस है NH2 माइनस, वो स्ट्रोंगर बेस होगा। इसलिए अब आप समझ गए, इसमें सबसे स्ट्रोंगर बेस कौन है? आपका NH2 माइनस, उसके बाद में OH माइनस, उसके बाद में बेसिसिटी के ऑर्डर में आपका NH3 आएगा, और सबसे लास्ट में आपका H2O आएगा। बात खत्म, बात यहीं पर खत्म हो जाती है, और ऑप्शन आएगा आपका ए, ठीक है। तो आप इसको बड़े ही आराम से समझ सकते हो। 26 में पूछा है मोस्ट वोलेटाइल, देखो अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट वोलेटाइल ये हमने किया है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक हमने किया था, एल्केन, एल्केन से ज्यादा होता है आपका एमीन, और एमीन से ज्यादा होता है आपका एल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और मोस्ट वोलेटाइल का मतलब है कि वाष्पशील कौन है, कौन आसानी से उड़ जाता है? वाष्पशील। तो वाष्पशील तो वो होगा, वोलेटाइल वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो भाई एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यही इसमें उत्तर है, बी इसमें आएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए वोलेटाइल ज्यादा है। Which of the following method of preparation of amine and amine will not give same number of carbon atom in the chain of OK? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन सा नहीं देगा? ओके तो हम वो तो तुरंत बता देंगे। ये मल्टीपल वाले आए नहीं क्या अभी तक? कहाँ आएंगे भाई, इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है जो एक कार्बन कम कर देती है, वही इसने पूछा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो प्राइमरी अमीन एक कम कार्बन वाला देगा, वो आपका डी है, ठीक है। ये होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, एक कम कार्बन वाला इसमें बनता है। ये देखो RCONH2 से RNH2 बनता है, यानी कि ये R यहां पर सीधा माइग्रेट करता है, नाइट्रीन बनता है इंटरमीडिएट, और ये माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन तक, ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो ये बीच में CO है, ये निकल जाता है CO2 के रूप में, बात खत्म हो गई, और RNH2 बन जाता है, यानी कि एक कम कार्बन का एमीन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। अब आपका आ गया 28, ये भाई मल्टीपल वाले हैं, कौन से हैं? एक से ज्यादा सही है इनमें, ओके। अब जरा देखते जाओ, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन आप नहीं बना सकते, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपका हो गया क्या? सी और डी इसमें आएगा, ये आप नहीं बना सकते। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, देख लेना। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन? ओके, एनिलीन किससे देता है? एनिलीन, ठीक है। तो भाई एनिलीन आप देख लेना, SnCl2HCl या SnHCl से भी एनिलीन आता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है, ये सारा हमने किया हुआ है। ये जो है SnNH4OH या फिर ZnNH4Cl, इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही होता है, और ये आपका एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन होता है। चाहो तो आप इसके रिडक्शन में भी देख लेना, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में भी देख लेना, ठीक है ना। तो ये बाकी सारे एनिलीन देते हैं, बस ये नहीं देगा, बस इसको आप ऐड कर लेना कि ये आपका Zn जो NH4Cl है, उसी रिएक्शन में इसको ऐड कर लेना कि इसका भी प्रोडक्ट जो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है। हाँ, ये कह रहा है कि कौन सी स्पीसीज कार्बिल टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होती? भाई कार्बिल टेस्ट हम जानते हैं, आपका क्लोरोफॉर्म और KOH है वो रिएक्टेंट होते हैं, प्राइमरी अमीन से रिएक्टेंट करके ये आपके आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिनकी फाउल स्मेलिंग होती है, बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, ये आइसोसाइनाइड होते हैं, जिससे हम प्राइमरी अमीन को पहचान सकते हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ये टेस्ट देते हैं। इतनी बातें हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व नहीं होती, तो भाई एक तो ये नहीं होता, ये तो डाइजोटाइजेशन में होता है, ये भी नहीं होता, फोस्जीन का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। ये होता है, और आपका ये प्रोडक्ट होता है, ये तो रिएक्टेंट में आ गया, ये प्रोडक्ट में आ गया, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन? ओके, ये तो हम कर ही सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए एक तो H3PO2 लगता है दोस्तों, ठीक है, एक आपका
और किससे होता है? अल्कोहल से भी होता है ना, C2H5OH। ये दोनों आपका क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यानी कि पूरे डाइजोनियम ग्रुप को हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर देते हैं और हमें मिलता है बेंजीन। यानी कि हम देखो कहां से चले, बेंजीन से बनाओ आप सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। बेंजीन आपने ली, बेंजीन का नाइट्रेशन करा दो, HNO3 कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 लगाओ, क्या बनेगा? आप खुशी खुशी नाइट्रोबेंजीन बनाओगे, आप खुश हो जाओगे कि हमने नाइट्रोबेंजीन बना दिया। फिर इस नाइट्रोबेंजीन का आपने क्या किया, रिडक्शन करा दिया। अभी आपने देखा था ना SN+HCl करा दो इसका रिडक्शन, आप फिर खुश हो जाओगे कि हमने एनिलीन बना लिया। ये लो, ठीक है, एनिलीन बना लिया। फिर आप क्या करोगे, इसका डायजोटाइजेशन कराओगे। डायजोटाइजेशन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका डायजोनियम सोल्ट मिलेगा। ये लो N2 और Cl-। इतनी बात हो गई। फिर आपने गलती से इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दी, अल्कोहल से कराते ही ये वापस डायजोनियम ग्रुप है, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो जाएगा और आपको मिलेगा बेंजीन। ये लो, लौट के बुद्धू घर को आए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बेंजीन से ही चले थे और बेंजीन पे ही आ गए, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक एनालॉजी है। रिएक्शन इसमें जो ऑप्शन है वो H3PO2 और आपका ये आएगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बी और सी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप को पहचान लो, ये हमने कई बार किया है। ये आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, वो तो होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका जो एमीन ग्रुप है उसी का तो डेरिवेटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो ये आपका हल्का सा एक्टिवेटिंग है, वीकली एक्टिवेटिंग है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि एक ऑर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा, ठीक है। अब लेकिन बात इसने ये आई है कि इसमें ऑर्थो बहुत ही कम बनता है या न के बराबर बनता है। कुल मिला के ऑर्थो लेकिन बनेगा इसमें, थ्योरेटिकली ऑर्थो आराम से पॉसिबल है, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक तो ऑर्थो बनेगा और एक आपका पैरा बनेगा, ठीक है। दोनों साइड में ऑर्थो नहीं आएगा, सुन लो, दोनों साइड में ऑर्थो नहीं आएगा क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। एक ऑर्थो ही बड़ी मुश्किल से आता है, ये माइनर बनता है इसमें, ठीक है, और ये आपका मेजर बनता है, ओके। ये नहीं बनेगा, दोनों साइड में कहीं आप ऑर्थो लगा दो। ये प्रोडक्ट जो डी में लिखा है वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब NHCOCH3 की जगह NH2 हो, तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इससे, ए और बी ही बनेंगे इसमें, डी नहीं बनेगा। ये तो मेटा डायरेक्टिंग, ये तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। ये भाई बड़ा ही खतरनाक टाइप का प्रश्न है, 33 नंबर। एरिनियम आयन इज इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, बड़ा ही खतरनाक टाइप का प्रश्न है, ठीक है, ओके। मतलब ये अच्छा प्रश्न है, आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, बेसिक समझ आपको रेजोनेंस की होनी चाहिए और इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व होगा। ट्रिक हमारी ये है कि एनिलीन क्या है, ये NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये ऑर्थो पे आ गया, और एक आपका क्या है देख लेते हैं, ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पे आ गया, और ये आपका पैरा पे आ गया, ये मेटा पे आ गया, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, बात खत्म। ये तो हो गई ट्रिक, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक से आपको हो सकता है धोखा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हम खाली पीडीएफ में आ गए हैं, ठीक है। और ये आपका किस तरह से आप इसको सोल्व करोगे जरा देख लो। ऐसे क्वेश्चन एक बार उसमें भी मिलेगा आपको, जीओसी में, या ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक दो और मिलेंगे, याद रखना इसको, है ना, जो मैं अभी बता रहा हूं किस तरह से इनको सोल्व करना है, ओके। ये आपका एनिलीन है, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपका एनिलीन है, ये आपने दोस्तों इसमें, चलो एक बार के लिए बॉन्ड बॉन्ड ये लेते हैं, ओके, इधर लेते हैं। आपको कराना है ब्रोमिनेशन, यानी कि Br इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Br इलेक्ट्रोफाइल, यहां देखो हाइड्रोजन एटम तो पहले से है, ठीक है। Br इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएंगे बॉन्ड वाले, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इसका जो एरिनियम आयन बनेगा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ आपका NH2, उस पे लोन पेयर, ये बॉन्ड सही सलामत है, नहीं यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड सही सलामत है, ये बॉन्ड सही सलामत है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। इतनी बात हो गई, ओके, यस। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं मिटा देता हूं, ओके। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है जरा देख लो। अब आप इसका रेजोनेंस कराते चले जाओ, इसका आपको रेजोनेंस कराते चले जाओ, वो सारे एरिनियम कैटायन बनेंगे। कैसे कराओगे रेजोनेंस? ये बॉन्ड
ये बॉन्ड उठ करके यहाँ इसकी भरपाई करने के लिए यहाँ आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपका वहां आ जाएगा। कहां पर? जहां से ये उठा है बेचारा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका Br, और यहाँ पे बॉन्ड पहले से था, और ये आपका क्या बोलते हैं NH2, ऐसे की ऐसे। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फिर इधर आ गया, ये बॉन्ड फिर इधर आते ही अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी दोस्तों, ये आपका जो NH2 वाला है ग्रुप, इसके ऊपर लोन पेयर मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, ये आपका H ऐसे कैसे है, ये Br ऐसे कैसे है, ठीक है। देखो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, वो कौन सी बनेगी, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में आ गया। ये तो आप जानते ही हो, जिंदगी में हमेशा याद रखना, यदि एक एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल वाले पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर वाला इसके साथ कंजुगेशन में आएगा ही आएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और बी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और रेजोनेंस के नियमानुसार ये उल्टी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये भी यहाँ पे यही हो रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक बार देख लेते हैं, मेरे नीचे तो नहीं आ रहा, नहीं सिर पे थोड़ा सा बच गया है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जस्ट इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, उस पे लोन पेयर है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में आ गया। अब ये शायद या तो मेरे सिर के नीचे होगी या थोड़ी सी ऊपर होगी, मैं देख लेता हूं, हल्की सी ऊपर है, मैं टेढ़ा हो जाता हूं, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया, H2 ऐसे की ऐसे है, और डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे है, ये बॉन्ड ऐसे कैसे है, ये H ऐसे कैसे है, ये Br ऐसे कैसे है, ये भी एक ऑप्शन में है, ये स्ट्रक्चर भी। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, आपके फिनोल में, आपके मेथोक्सी ग्रुप में, सब में इस तरह का जो जिसमें भी डायरेक्ट जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर है ना, उन सब में ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है दोस्तों, ये इन्होंने एक ऑप्शन में दी है, ये ऑप्शन में दी है, याद रखना आप इस बात को, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया है, ऐसे ही आप पॉसिबल अटैक पैरा पे हो सकता है, पैरा पे कराइए, मेटा पे अटैक नहीं होगा। ऑर्थो पे अटैक कराओ, पैरा पे अटैक कराओ, पैरा पे अटैक कराओगे तो वो पैरा वाली बन जाएगी एक, ठीक है, ये पैरा वाली बन जाएगी, मेटा पे अटैक हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये तो बनेगी ही नहीं। कुल मिलाकर के हमने आंसर निकाल लिया, ABC है वो सही है और डी आपकी सही नहीं है, ठीक है। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना के कैसे चेक करना है वो तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब आप देख लेना, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला लेना, वो उसमें मिल जाएगी जो मैंने बताया है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड गैब्रिल, गैब्रिल से क्या बना सकते हैं भाई, गैब्रिल से हम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, ये डॉक्टर साहब हमें कह के चले गए हैं। एरोमेटिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, जो ARX नहीं देते हैं, जबकि RX देते हैं, और RX इसमें रिएक्टेंट की तरह यूज होते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप इससे, ये आपकी सेकेंडरी अमीन हो गई, ये सेकेंडरी अमीन है, ये भी इससे नहीं बना सकते हैं, ये एरोमेटिक अमीन है, ये भी इससे नहीं बना सकते हैं, ये आपकी प्राइमरी अमीन है, ये आपकी प्राइमरी अमीन है, ये दोनों बना सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था कुल मिलाकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट, करेक्ट कौन सी है अभी बता देते हैं। आपने देखो हेलो एल्केन इतना पढ़ा है, आपको पता है एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तब एलिमिनेशन होगा, एक्वस KOH लगाएंगे तब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एल्कोहल बनेगा, तो ये रिएक्शन तो दोस्तों गलत है। एल्कीन इसमें नहीं बनता है, इसमें एल्कोहल बनेगा, एल्कीन आपका एल्कोहलिक KOH लोगे तब आपका एलिमिनेशन होगा, तब एल्कीन बनेगा, ये रिएक्शन सही है, एकदम एकदम सही है, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके, अब डी रिएक्शन को देखते हैं। डी रिएक्शन में ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन की HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो आपका, अच्छा इन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो चाहे कितना भी ले लो, ठीक है। इसमें दिक्कत यह है कि आपका टर्सरी अल्कोहल कैसे बनेगा भाई, ये टर्सरी अल्कोहल बना दिया, बनना है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता, बात को समझो, NH2 की जगह OH आता, प्राइमरी अल्कोहल बनता, टर्सरी अल्कोहल कैसे बनेगा, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो A और C वाली रिएक्शन पॉसिबल है, A सिंपल सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये सीधा इसको टक्कर मारेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, NH2 लग जाएगा, ओके, ये पॉसिबल है और C पॉसिबल है। और आपकी जो पॉसिबल नहीं है उनका मैंने रीजन आपको बता दिया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पैरानाइट, ओके ओके हो गया, बात खत्म, ओके यस।
विच कंडीशन में आपकी कौन सी जो एनिलीन पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव बनाती है मेजर प्रोडक्ट। तो भाई पैरा नाइट्रो कब बनेगा वो आप हमने ये बात करी हुई है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यही उसमें आया हुआ है आपके आरपीएससी में, मतलब इसी से उठा करके उन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो इसमें किस किस में आप बना सकते हो पैरा नाइट्रो मेजर प्रोडक्ट के रूप में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एनिलीन है बेसिकली उसका पहले एसाइलेशन कराना पड़ेगा और एसिटेनिलाइड बनाना पड़ेगा, है ना। NH ये हमने कईयों में बात करी है, ये आपको बनाना पड़ेगा। अब इसका आप नाइट्रेशन कराओगे ना तब जाकर के पैरा मेजर बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो कम बनेगा। अब पैरा इसका मेजर बनेगा। तो कुल मिलाकर के अब आप ये एसाइलेशन कैसे कैसे करा सकते हो, आप एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन भी करा सकते हो। ये लो एसिटाइल क्लोराइड पिरिडीन की रिएक्शन करा दो तो एसिटेनिलाइड बनेगा, एमीन की रिएक्शन इसके साथ कराने पर एसिटेनिलाइड बनेगा, ठीक है। दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो। एसाइलेशन तो आप जानते हो ना, हमने कराया है एसाइलेशन। एसाइलेशन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो, यानी कि इससे और इससे आप एसिटेनिलाइड बना सकते हो। और आगे आप कराओगे नाइट्रेशन इसका HNO3 और H2SO4 में, तो पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट ही बनेगा। ये एनसीईआरटी ने अच्छी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर इन्होंने क्या कहा है, फिर इन्होंने कहा है सी ऑप्शन क्या है, डाइल्यूट HCl से पहले रिएक्शन कराओ बाद में नाइट्रेशन कराओ। भाई डाइल्यूट HCl से रिएक्शन इसकी कराएंगे तो ये तो बेस है, एसिड को पकड़ लेगा, तो ये तो आपका एनिलीनियम आयन बनेगा और एनिलीनियम आयन तो मेटा डायरेक्टिंग है। यदि अब आप नाइट्रेशन कराओगे, ठीक है, ये देखो तीसरा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है ये। अब आप नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पे जाएगा, NO2 पैरा पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन एकदम सही है, उल्टी सीधी कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने, सही लिखा है, लेकिन वो मेटा प्रोडक्ट बनेगा इसमें। रिएक्शन विद सीधा बना दिया इन्होंने HNO3 और H2SO4। इसमें आप जानते हो इसमें क्या गड़बड़ है, आपको याद आ गया होगा, इसमें मेटा भी बनता है 47%, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेकार रिएक्शन है, ठीक है। मेटा इसमें 47% बनता है, मतलब ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें भी आपका और पैरा मेजर नहीं बनता। कुल मिला के आपका ए और बी होना चाहिए उसमें उत्तर। देख लेते हैं, ए और बी ही इसमें उत्तर है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक आपको एनसीईआरटी की सारी रिएक्शनें याद नहीं होंगी आप नहीं कर पाओगे, ये गेम नहीं खेल पाओगे आप, ठीक है, जो मैं खेल रहा हूं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिलोंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, सुन लो जरा। उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि बेंजीन रिंग में चाहे XYZ कुछ भी जुड़ा हो, यदि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो बेंजीन रिंग में जाना चाहिए, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आप देखो बेंजीन रिंग में किस किस में जा रहा है प्रोडक्ट, मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल। ब्रोमिनेशन कराओगे आप तो ब्रोमिनेशन तो बेंजीन रिंग में ही होगा, तो ये भी सही है। कपलिंग रिएक्शन डायजोनियम की, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ही है, क्यों, क्योंकि वो हम जानते हैं ना, फिनोल का ये जो पीछे वाला H है इसको आकर के डायजोनियम आकर के डिस्प्लेस कर देता है, यहां आकर के खुद जुड़ जाता है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी है। डाइएजोटाइजेशन में बेंजीन रिंग पे कोई हाथ ही नहीं लगाता, वो NH2 पे ही सारी रिएक्शन होती है, ये भी नहीं है। एसिटिलेशन में भी आपका बेंजीन रिंग में कुछ नहीं होता, वो आपका NH2 ग्रुप पे ही रिएक्शन होती है, जैसा एसाइलेशन हमने ऊपर कराया है, ठीक है। एक मिनट रुक जा भाई, ये सेलेक्ट कैसे हो गया, ये तो बड़ा गजब हो गया, Ctrl Z करना पड़ेगा। ओके हो गया, ठीक है। अब देखो ये जैसे मैंने ये रिएक्शन कराई थी, कहाँ कराई थी, ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी है, रिएक्शन तो NH2 ग्रुप पे हो रही है, बेंजीन रिंग पे नहीं हो रही ना, बात को समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपकी ए है और बी है। अब ये मैंने इतना आपको करने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल से आपने पकड़ लिए होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है। 40 नंबर के, अच्छा ये हो गए क्या, खत्म हो गए भाई, ठीक है। अब स्पेशल कुछ डाउट मिले हैं, वो डाउट ले लेते